वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी, सुप्रभात। आ जाइए, सुबह के बज चुके हैं 7 एंड इट इज़ टाइम फॉर आवर डेली सीए सेशन। आज है 5 जनवरी और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से पौष महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की नवमी है आज, और आज आपको चांद कुछ ऐसा दिखने वाला है। चलिए सेशन की शुरुआत कैसे करेंगे? बिल्कुल कल जो क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछा था उसके आंसर के डिस्कशन से। आपसे पूछा गया था हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द ऑफिशियल स्पोक पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। यहाँ पे ना मैंने 2 तरह के आंसर्स देखे बच्चों ने जो दिए थे। मेजॉरिटी 75 या 80% बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था। आंसर था रणधीर जायसवाल। मैंने आपको आरजे से याद करवाया था, राइट, कि अगर एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन है, बोलने का काम बहुत होगा, आरजे भी बहुत बोलते हैं। कई बच्चों ने कंफ्यूज होकर पुनीत छतरवाल भी लिखा है। नो, पुनीत छतरवाल इज नॉट द राइट आंसर। छत डालते टाइम हमें फेथ होता है कि भाई अच्छे से डल गई है, फेथ याद करवाया था ना, तो फेथ से रिलेटेड है पुनीत छतरवाल। दैट इज नॉट द राइट आंसर। रणधीर जायसवाल इज द राइट आंसर। अच्छा, अब कल मैंने आपसे ये भी पूछा था कि बताइए कितनी नवरत्न कंपनीज हैं। मेजॉरिटी आंसर्ड इट रॉन्ग। नहीं, 14 नवरत्न कंपनीज नहीं है, 16 नवरत्न कंपनीज हैं। अगर आप अपडेट बात करें एज ऑन डेट, कितनी नवरत्न कंपनीज हैं? 16 नवरत्न कंपनी हैं। ये पूरी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, चलिए नवरत्न की बात करें तो महारत्न भी बता देते हैं। कितनी महारत्न है? 13 महारत्न कंपनीज हैं। कभी भी आपको महारत्न नवरत्न की अगर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो ना, तो ऑफिशियल मिनिस्ट्री वेबसाइट पे चले जाया कीजिए। ये वाली वेबसाइट ऑफिशियल अपडेटेड रहती है। यूजली गवर्नमेंट वेबसाइट्स नहीं रहती, पर यहाँ पे आपको अपडेट प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए, आज का जो आप सेशन करोगे उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? उसका पीडीएफ परचम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। परचम ऐप में फ्री मटेरियल सेक्शन है, वहाँ भी पीडीएफ अवेलेबल है। जिन बच्चों के पास में पीडीएफ बैंक है या उन्होंने अगर 2024 का सीए सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। नाउ कई बच्चे कल पूछ रहे थे कि मैम करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाएं? क्यों नोट्स बनाने आपको सीए के? कितने नोट्स बनाओगे? क्योंकि सीए तो साल भर तक का पढ़ना पड़ेगा। कुछ एग्जाम में 6 महीने, कुछ एग्जाम में साल भर तक का। तो नहीं बनाइए, आप यहाँ से सीए का सेशन अटेंड किया कीजिए। उसके बाद दिन में कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, पीडीएफ अवेलेबल करवाते हैं हम, तो आप उस पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कर लिया कीजिए। तो डेली सेशन रोज अटेंड करो, 30 से 40 मिनट का सेशन होगा मैक्सिमम। उसके बाद अपना वीकली रिविजन करो, मंथली रिविजन करो, 6 मंथली एनुअल रिविजन सब होता है, आपका काम हो जाएगा। डू नॉट मेक नोट्स, इन माई ओपिनियन ज़रूरत नहीं है। ओके, एक और चीज़ यही एड्रेस कर दूं जब तक बाकी बच्चे भी आ रहे हैं और इम्पॉर्टेंट है। कई बच्चों की कंसर्न आ रही है क्योंकि अब प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़े नए फैकल्टीज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ बच्चों का कहना है कि अब ये जो सब्सक्रिप्शंस वगैरह में पीडीएफ होंगे करंट अफेयर की, इनकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका डेली सीए का कंपाइलेशन, क्योंकि उसी डेली सीए से ही जोड़ करके वीकली, मंथली, 6 मंथली, एनुअल सारे कंपाइलेशंस बनते हैं। उसी को बस अपडेट किया जाता है, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया जाता है। जब तक आप डेली सीए के कंटेंट से सेटिस्फाइड है ना, जो भी न्यूज़ हम ले रहे हैं, आपको बिल्कुल वीकली, मंथली की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं हूँ फिक्र करने के लिए, परचम की टीम है फिक्र करने के लिए। आप सिर्फ एक फिक्र कीजिए कि जो भी पढ़ाया जा रहा है अच्छे से पढ़ते चलिए। आपको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए और आपको समझाने वाले यानी डिलीवरी जो कर रहे हैं, ट्यूटर्स जो हैं आपके, वो अच्छे होने चाहिए। और इन दोनों चीज़ों की गारंटी हम ऑलरेडी लेके चलते हैं। आपसे ज़्यादा मुझे फिक्र है, राइट। चलिए, सो कंटेंट की कोई चिंता नहीं करनी है। अच्छा, कभी आपको कोई भी क्वेरी, कंसर्न है, प्रॉब्लम है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो। ये टाइमिंग और डेज लिखे हुए हैं। अगर पीडीएफ रिलेटेड पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हमेशा मेल कर दिया कीजिए। ये ईमेल एड्रेस है, और जो पेमेंट रिसीट है 10-15 रुपये की, वॉटेवर, उसका स्क्रीनशॉट साथ में अटैच कर दिया कीजिए। बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। कोई इंपॉर्टेंट डे आज नहीं है, कोई बुक्स एज सच इंपॉर्टेंट रिलीज नहीं हुई है, पब्लिश या अनाउंस नहीं हुई है। तो हम आते हैं अपॉइंटमेंट कैटेगरी की तरफ। अपॉइंटमेंट में सबसे पहला अपॉइंटमेंट देखिए, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। क्या नाम है? संजय जसजीत सिंह। He has assumed the command as flag office of Western Naval Command। जो वेस्टर्न नेवल कमांड है उसके कमांडिंग इन चीफ या कमांडर इन चीफ बन के कौन अपॉइंट हुए हैं? संजय जसजीत सिंह जी हुए हैं। थोड़े दिन पहले हमने सदर्न कमांड की भी बात की थी, राइट। अभी हम उसका रिविजन देख लेंगे। ओके, जो बच्चे आज नए जुड़े हैं मैं बता दूं, पहले हम न्यूज़ सारी देखेंगे, उसके बाद में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे, आज वाली न्यूज़ से भी और पुरानी कुछ न्यूज़ से भी। सो वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ बन गए हैं वेस्टर्न नेवल कमांड के, जो कि हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। और इन्होंने सक्सीड किसको किया है, यानी किसकी जगह ली है? इनके पहले दिनेश के त्रिपाठी जी थे जो कि इस पोजीशन पे थे। अब त्रिपाठी जी कहाँ चले गए हैं? त्रिपाठी जी बन गए हैं वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, यानी नेवी के वाइस चीफ। चीफ के नीचे जो आते हैं वाइस चीफ। और ये जो संजय जसजीत सिंह जी है ना, ये पहले वाइस चीफ थे,
अब ये वेस्टर्न नेवल कमांड को होल्ड कर रहे हैं, तो इनकी जगह एक तरह से अदला बदली हो गई है। आगे बात समझ में। सो वेस्टर्न नेवल कमांड हेड कर रहे हैं संजय जसजीत सिंह। कैसे याद रख सकते हो? जसजीत से कुछ याद आ रहा है क्या? जगजीत सिंह जी याद आ रहे होंगे, जो गजल गायक थे, तो उनसे थोड़ा याद रख सकते हो कि वेस्टर्न नेवल कमांड जो है ये जगजीत सिंह जी संभाल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी नेवल कमांड्स थी हमने पहले भी देखा था, 3 नेवल कमांड्स हैं, उनके हेडक्वार्टर्ड हैं मुंबई वेस्टर्न नेवल कमांड का, विशाखापट्टनम ईस्टर्न नेवल कमांड का और कोची सदर्न नेवल कमांड का। सो हमने वेस्टर्न पे तो देख लिया संजय जसजीत सिंह जी। अगर हम बात करें सदर्न कमांड की, जो कि ट्रेनिंग कमांड है, तो श्रीनिवास जी यहाँ पे अपॉइंट हुए थे, हमने परसों ही पढ़ा था। और जो ईस्टर्न नेवल कमांड है उसको कौन लीड करते हैं? संजय पेंढारकर जी। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीनों बता दिया और तीनों ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, देन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वही न्यूज़ देख लीजिए कि वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं, उन्होंने कौन सी पोजीशन ले ली है? वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की जगह इन्होंने ले ली है। पहले इस पोजीशन पे कौन थे? संजय जसजीत सिंह जी थे, तो दोनों ने अपनी पोजीशन एक तरह से इंटरचेंज कर ली है। ऑल राइट, अपॉइंटमेंट्स खत्म होते हैं। अब हम आते हैं अवार्ड कैटेगरी पे। कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं मैम कैटेगरीज मेंशन कर दिया कीजिए। क्यों? आप थोड़ा सा देखो, मैं ना थोड़ा गार्जियन की तरह या थोड़े मेंटोर की तरह डांटूंगी भी, थोड़ा सा कॉमन सेंस हमको लेके चलना पड़ेगा अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल हम दिमाग बंद करके नहीं बैठ सकते, राइट। अब आप न्यूज़ पढ़ो, क्या है? वसंत लक्ष्मी ऑनर्ड विथ नृत्य कला निधि अवार्ड। कौन सी न्यूज़ हो गई? अवार्ड कैटेगरी की न्यूज़ हो गई। क्यों आपको हर एक चीज़ की कैटेगरी मेंशन कीजिए, हर एक चीज़ स्पून फीड कीजिए। हर चीज़ स्पून फीड करते रहोगे तो नहीं आगे बढ़ पाओगे, राइट। स्मार्टनेस की ज़रूरत होगी। सरकारी डिपार्टमेंट्स में जा रहे हो, बहुत तरह की रणनीति कूटनीतियों का इस्तेमाल करना है, थोड़ा शार्पन हो जाइए। चलिए, सो वसंत लक्ष्मी ऑनर्ड विथ नृत्य कला निधि अवार्ड। नृत्य कला निधि अवार्ड मिला है क्लासिकल डांसर और कोरियोग्राफर वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी जी को। ओके, और क्यों दिया गया है? क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है डांस की फील्ड में, उसके लिए किसने दिया है? द म्यूजिक अकेडमी, जो कि चेन्नई बेस्ड है, द म्यूजिक अकेडमी, उसको मद्रास म्यूजिक अकेडमी भी कहा जाता था, इन्होंने दिया है। और 17th डांस फेस्टिवल के दौरान ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। सो नृत्य कला निधि अवार्ड 17th फेस्टिवल के दौरान, डांस फेस्टिवल के दौरान किसे मिला? वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी जी को मिला। ठीक है, ओके। मैं वर्बली बताते जा रही हूँ, ऐसा नहीं है आई डू नॉट वांट टू टेल यू थिंग्स, बट देन स्पून फीडिंग नहीं है ना। चलिए, अब हम आते हैं, अगली न्यूज़ है आत्मनिर्भर भारत उत्सव से रिलेटेड। अब ऑल्दो ये जो उत्सव है ये तो एक इवेंट था, राइट, लेकिन इसके अंदर भी पहली बार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड्स दिए गए हैं। तो आप इसको अवार्ड कैटेगरी की न्यूज़ मान लीजिए या फिर जनरल नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ मान लीजिए, डजंट मेक मच अ डिफरेंस। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव किससे रिलेटेड न्यूज़ है? आत्मनिर्भर भारत उत्सव इनॉग्रेटेड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। तो भारत मंडपम के अंदर आत्मनिर्भर भारत उत्सव इनॉग्रेट किया गया। ये उत्सव कौन सा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करता है? तो DPIIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसको ऑर्गेनाइज करता है, जो कि ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आता है। अब देखो, कोई उत्सव है तो किसी न किसी ने इनॉग्रेट किया होगा। किसने इनॉग्रेट किया? तो चीफ जो गेस्ट थे वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर, और जो गेस्ट ऑफ ऑनर वो हमारे यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी थे। इन दोनों ने मिलकर इनॉग्रेट किया इस उत्सव को। ठीक है, ये उत्सव 3 तारीख से 10 तारीख यानी 3rd to 10 जैन तक चलना है। और मेनली क्यों है? सेल्फ रिलायंस जो है ना इंडिया की, तो उसके चलते क्या क्या हो रहा है उसको डिस्प्ले करने के लिए ये उत्सव लगाया गया है। नाम से समझ में आ रहा होगा, आत्मनिर्भर भारत उत्सव। तो हम कितने रिलायंट हो रहे हैं, हमारे छोटे छोटे गांव कस्बे के लोग भी किस तरह से सशक्त हो रहे हैं और वो कुछ कुछ चीज़ें बना रहे हैं और मार्केट तक ला रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। मोरओवर हम अलग अलग फील्ड में कितनी सेल्फ रिलायंस ला रहे हैं, उन सबका एग्जिबिट यहाँ पे किया गया। इसी उत्सव के दौरान, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये अवार्ड कैटेगरी के अंदर समझिएगा, ठीक है। इसी आत्मनिर्भर भारत उत्सव के इनॉग्रेशन सेरेमनी के दौरान कुछ अवार्ड पहली बार अनाउंस किए गए। वो है नेशनल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड 2023। ठीक है, टोटल कितने अवार्ड दिए गए? 24 अवार्ड्स 3 कैटेगरीज के अंदर दिए गए। कितने अवार्ड्स? 24। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहली कैटेगरी देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट अवार्ड। डिस्ट्रिक्ट्स यानी किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट को, अब ये क्या है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट? हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई ऐसी खास चीज़ बनाई या उगाई जाती है जिसके लिए उस डिस्ट्रिक्ट को पॉपुलराइज किया जा सकता है, और उसी के प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चर्ड आइटम या वहाँ जो पाया जाता है उसको इंटरनेशनल स्केल तक ले जाने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। प्रोडक्ट नॉट प्रोग्राम। सो डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स एग्रीकल्चर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसमें किसने टॉप किया? देखो, गोल्ड अवार्ड किसको मिला है?
अलूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट है कहाँ की, आंध्र प्रदेश की, अराकू कॉफी के लिए इसको ये अवार्ड मिला है। सिल्वर अवार्ड गया है उत्तरकाशी उत्तराखंड की रेड राइस को। 2 ब्रॉन्ज अवार्ड गए हैं शोपियां JNK को एप्पल के लिए, और कंधामल हल्दी जो है ओडिशा, तो कंधामल ओडिशा हल्दी के लिए। सो ये गोल्ड वाला अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रख दिया है, आप रेफर कर सकते हो। फिर डिस्ट्रिक्ट अवार्ड नॉन एग्रीकल्चर, डिस्ट्रिक्ट अवार्ड ही है, फर्स्ट कैटेगरी ही चल रही है, लेकिन अभी तक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे, अब नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो काकीनाड़ है आंध्र प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट, किसके लिए गोल्ड कैटेगरी अवार्ड मिला है इसको, उपाट जामदानी साड़ी जो होती है ना। तो अब आप देखो ये लिस्ट मैंने पूरी क्यों दी है, हम GI टैग की बात करते हैं, है ना, हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है जामदानी साड़ी कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये जो आपको टेबल दी जा रही है इसमें आप 1 2 3 याद कर, ये तो कर लीजिए, पर एट द सेम टाइम ये एसोसिएशन अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि शजर स्टोन क्राफ्ट बंदा डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं और उत्तर प्रदेश से GI टैग्ड भी हैं और इनको सिल्वर कैटेगरी अवार्ड भी मिला है। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश पोंडुरु कॉटन साड़ीज के लिए ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है। कुरनूल आंध्र प्रदेश हैंडलूम साड़ीज के लिए ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है। सो ये पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स और उनके स्टेट्स थोड़े ध्यान रखेंगे, ठीक है, GI टैग वगैरह में काम आएंगी ये चीज़ें। अब दूसरी कैटेगरी देखिए स्टेट कैटेगरी, स्टेट में भी कैटेगरी A यानी बड़े वाले जो स्टेट्स हैं उनमें टॉप किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है, सेकंड गुजरात रहा, थर्ड महाराष्ट्र रहा, और साथ ही में 2 ने और शेयर किया है पंजाब एंड राजस्थान। सो टॉप पे उत्तर प्रदेश टॉप दी लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी इन OPOD अवार्ड्स, ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। और इसी में स्टेट्स में कैटेगरी B यानी छोटे स्टेट्स जो होते हैं या यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनके अंदर JNK ने किया है टॉप, फॉलोड बाय उत्तराखंड, मेघालय एंड सिक्किम, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल टेबल फॉर्म है, इसको बैठ करके तसल्ली से एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा तो दिमाग में थोड़ा सेटल हो जाएगा। ऑलराइट, थर्ड कैटेगरी मिशन अब्रॉड, यानी कि जो बाहर से हमारे मिशंस ऑपरेट किए जा रहे हैं या जो कॉन्सुलेट्स हैं जो चला रहे हैं, तो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया वैंकूवर का जो है उसको गोल्ड अवार्ड मिला है, कॉन्सुलेट जनरल न्यूयॉर्क का जो है सिल्वर, और निकोसिया वाला जो है उसको ब्रॉन्ज अवार्ड, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन निकोसिया उसको ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है। तो 3 कैटेगरी कौन सी होंगी, डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी, स्टेट कैटेगरी एंड मिशन अब्रॉड। इसमें टोटल 24 अवार्ड्स 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड्स 2023 दिए गए। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हम आते हैं जनरल स्टेट रिलेटेड न्यूज़ के ऊपर। तो जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिलेटेड न्यूज़ है उसको कवर कर लेते हैं। तो देखते हैं न्यूज़ क्या है। बर्ड सेंसर कमेंसेस एट ओडिशाज चिलिका लेक फॉर एनुअल सर्वे। चिलिका लेक जो है, जो कि एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है, ब्रैकिश वाटर जहाँ फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर मिक्स होता है ओडिशा के अंदर, तो वहाँ पे हर साल बर्ड्स का सर्वे किया जाता है, कितनी बर्ड्स हैं कितनी नहीं है वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इस बार ये शुरू हो गया है, 15 जनवरी तक चलेगा। और लास्ट विंटर जब सर्वे किया गया था तो 11 लाख से भी ज़्यादा बर्ड्स लिस्ट की गई थी, 184 अलग अलग स्पीशीज़ की, और करीब 1100 स्क्वायर किलोमीटर वाला जो पूरा लगून एरिया है वहाँ पे इसकी सर्वे किया गया था 1100 स्क्वायर किलोमीटर में। इस बार क्या रहेगा डेटा, वो जब पूरा सर्वे हो जाएगा तो बाहर आएगा। अब क्योंकि हमने चिलिका लगून की बात की है, स्टार्टिंग देखना पड़ेगा। चिलिका लगून या लेक लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ओके, और एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लगून है ये। पूछूं क्वेश्चन, पूछूं? चलिए बताइए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लगून बता दो कौन सा है। हमने बोला हमारा वाला तो सेकंड लार्जेस्ट है, एशिया का लार्जेस्ट है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है चिलिका, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा लगून कौन सा है, राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। चलिए, अच्छा मैं लाइव होती हूँ चैट में आपके साथ, जब तक ये स्ट्रीम हो रहा होता है ना सेशन में, बिल्कुल सुबह जग करके और लाइव चैट में बैठी हुई होती हूँ। सो यू कैन जस्ट राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल बी लुकिंग एट इट। 1981 के अंदर चिलिका लेक जो है वो पहला रामसर वेटलैंड इंडिया से घोषित किया गया था, और ये जाना जाता है अपनी इरावड़ी डॉल्फिन्स के लिए। ये डॉल्फिन की स्पीशीज़ यहाँ पे मेजर अट्रैक्शन है। नालबाना आइलैंड जो है वो यहाँ पे बर्ड सेंचुरी के तौर पे इस्टेब्लिश किया गया था 1987 में, और इसी लगून पे एक आइलैंड है, वो नालबन बोलते हैं, कई जगह नालबाना बोलते हैं, कई जगह नलबन बोलते हैं। सो वो बर्ड सेंचुरी बनाया गया था। ठीक है, क्लियर है? अब हम चलेंगे ओडिशा से असम, राइट। असम से जुड़ी हुई खबर देखिए, असम गवर्नमेंट इनिशिएट्स गुणोत्सव 2024।
कौन सा उत्सव है? गुण होते हैं ना हमारे, तो गुणोत्सव 2024 टू असेस परफॉर्मेंस ऑफ 40 लाख स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी सरकारी स्कूल के अंदर 40 लाख बच्चों का जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग तैयारी चल रही है, उसको असेस करने के लिए गुणोत्सव 2024 स्टार्ट किया है असम गवर्नमेंट ने। ऐसा नहीं है पहली बार किया जा रहा है, पहले भी आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2017 से चल रहा है, मुझे लगा था मैंने लिखा नहीं है। ओके, सो गुणोत्सव के थ्रू जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल तक के, उनके सारे बच्चों को कवर किया जाएगा और उनका असेसमेंट किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा? ताकि लर्निंग गैप्स का पता लगाया जा सके कि भाई कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है बच्चों को, और उस तरह से और आगे की तैयारियां करवाई जा सके। तो गुणोत्सव कहाँ? असम के अंदर करवाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स लक्षद्वीप्स फर्स्ट ऑन ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट एट कावराती। सो लक्षद्वीप को अपना पहला सोलर प्रोजेक्ट मिला है, ये पिक्चर देख लीजिए, और कहाँ मिला है? कावराती के अंदर मिला है। और अगर आप अभी सोशल मीडियाज वगैरह देखेंगे ना, तो पीएम मोदी जी की लक्षद्वीप के अंदर चिल करते हुए फोटोज हैं बहुत सारी, स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हुए भी। तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया देख लिया करो इन्फोटेनमेंट के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रही हूँ रील्स वगैरह स्क्रोल किया करो, नो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन न्यूज़ वगैरह आती हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है, थोड़ी न्यूज़ मिल जाती है। बुक्स और हमारे जैसे लोग खड़े होकर के पढ़ाएं, कभी कभी क्रिएटिव्स देखने में भी इंटरेस्ट भी आएगा और दिमाग को कुछ डिफरेंट फ्लेवर भी मिलेगा। तो परचम _क्लासेस इंस्टा अकाउंट है परचम का, वो भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स, न्यूज़ एक्सेट्रा मिलती रहती हैं। सो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है लक्षद्वीप का पहला ऑन ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट, कहाँ? कावराती के अंदर। और ये बेसिकली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, यानी जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी वो स्टोर होती रहेगी, बाद में काम में ली जा सकती है। इसको SECI ने डेवलप किया है। एंड इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक सौगात मिली है लक्षद्वीप को, नो, इसी के साथ साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका फाउंडेशन रखा गया या इनॉग्रेट किए, वर्थ 1150 करोड़, राइट। तो लक्षद्वीप के अंदर डेवलपमेंटल वर्क काफ़ी सारे प्लान्ड हैं। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टू पावर राजस्थान फॉर 40 ईयर्स। सो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चेनाब रिवर, मैं ऊपर से सीक्वेंस में ही चलती हूँ, चलिए, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का एक प्रोजेक्ट है। और ये जो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है, ये जॉइंट वेंचर कंपनी है NHPC लिमिटेड की और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने एक अग्रीमेंट किया है, किसके साथ में? राजस्थान ऊर्जा विकास एंड IT सर्विसेज के साथ में, कि हम जो भी बिजली बनाएंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से वो आपको प्रोवाइड करेंगे। कब तक करेंगे? 40 साल तक करेंगे। ठीक है, अब बात आती है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट या कॉरपोरेशन है कहाँ पे? ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कहाँ, कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये चेनाब नदी के ऊपर है। 850 मेगावाट का ये रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है जी। न्यूज़ में कोई डैम आ जाता है, कोई पावर प्रोजेक्ट आ जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो या कुछ भी हो, रामसर साइट आ जाती है, तो वो सब एग्जाम में पूछे जाने के लिए हॉट पीस ऑफ न्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि 850 मेगावाट का है, कौन सी नदी पे है? चेनाब नदी पे है। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। किसको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए अग्रीमेंट हुआ है? राजस्थान को 40 साल तक बिजली देगा। ओके, आगे चलते हैं। 10th सेंचुरी कदम्ब इंस्क्रिप्शन अनवील्ड इन साउथ गोवाज श्री महादेव टेम्पल। साउथ गोवा के श्री महादेव मंदिर में, जो कि काकोड़ा सदर्न गोवा के अंदर महादेव मंदिर है, वहाँ से एक इंस्क्रिप्शन, यानी कि किसी चट्टान या किसी चीज़ पे कुछ लिखा हुआ होता है ना, खुदाई गुड़ाई करके या उकेर के, उसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन। वो मिला है। कब का डेटेड बोला जा रहा है? 10th सेंचुरी का। कदम्ब वंश जब वहाँ पे, या डायनेस्टी जब वहाँ चलती थी, उस समय का ये इंस्क्रिप्शन यहाँ से पाया गया है। ठीक है, और इस इंस्क्रिप्शन पे जो ये लिखाई है, ये किसने स्टडी करके बताया कि क्या लिखा है इसके ऊपर? तो T मुरुगेशी जी, जो कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं उडुपी डिस्ट्रिक्ट से, उन्होंने इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ा और कहा कि भाई संस्कृत और कन्नड़ भाषा के अंदर इस पे लिखा हुआ है, और जो कि उस समय कदम्ब जो रहते थे गोवा में, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी हुआ करती थी। तो कैसे एक राजा के बेटे ने अपने पिताजी का बदला दूसरों से लिया और कैसे अपनी जान गंवा दी, वो सारी बातें इस पे लिखी हुई है। नॉट इम्पॉर्टेंट, इतना ध्यान रखेंगे कि 10th सेंचुरी का कदम इंस्क्रिप्शन है। कहाँ से मिला है? साउथ गोवा काकोड़ा के महादेव टेम्पल से मिला है, और इसके ऊपर संस्कृत और कन्नड़ भाषा में, जो कि कदम्ब लोगों की ऑफिशियल भाषा हुआ करती थी, उसमें लिखा गया है कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए
अगली जो न्यूज़ है, अब आप मान लीजिए कि जो स्टेट न्यूज़ वगैरह थी वो खत्म हो गई, अब हम सेंट्रल लेवल की यानी कि नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ पे बात कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर टू पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स एंड इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस 2023। कौन सी कॉन्फ्रेंस होने वाली है नेशनल लेवल की, यानी इंडिया के ही लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस। तो पुलिस के जितने भी डायरेक्टर जनरल्स इंस्पेक्टर जनरल्स हैं 2023 में वो मिलने वाले हैं ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी शिरकत करेंगे, यानी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ होगी ये कॉन्फ्रेंस, इंपॉर्टेंट। ये कहाँ होने वाली है, जयपुर के अंदर 6 और 7 जनवरी को होने वाली है। कहाँ होगी, जयपुर। ओके, कि एजेंडा क्या रहेगा, पहली चीज तो ये रहेगी कि कैसे हम हमारी पुलिस और इंटरनल सिक्योरिटी को और स्ट्रांग कर सके। दूसरा एजेंडा रहेगा जो न्यू क्रिमिनल लॉज बनी है, अब उनका रोड मैप तैयार होगा, कैसे उनको अप्लाई किया जाएगा, कैसे क्या काम करना है। और तीसरा जो फ्यूचर चैलेंजेस हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है, डीप फेक हो रहे हैं, इन सब से कैसे बचें, क्या क्या किया जा सकता है, इन सब पे डिस्कशन होना है। तो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स एंड इंस्पेक्टर जनरल्स कहाँ होगी, जयपुर के अंदर होगी। पीएम मोदी भी इसमें शिरकत करेंगे। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर 1.64 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स नेशन वाइड ड्यूरिंग विकसित भारत संकल्प यात्रा। न्यूज किससे रिलेटेड है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अभी तक टोटल कितने आयुष्मान कार्ड नेशन वाइड बांट दिए गए हैं, 1.65 करोड़ कार्ड्स बांट दिए गए हैं। अब ये जो मेन न्यूज़ है इसमें हमको क्या पिक करना है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है, कहाँ से शुरू हुई और क्या इसका कब तक चलेगी। तो ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है इसको फ्लैग ऑफ किया था पीएम मोदी ने, कहाँ से, खूंटी झारखंड से 15 नवंबर 2023 को। ओके, तो अभी थोड़े टाइम पहले इसको फ्लैग ऑफ किया है। मेन इसका पर्पस क्या था, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह चल रही हैं वो आम जनता तक उसकी खबर पहुंचे, और जो लोग उसमें रजिस्टर्ड नहीं हैं और एलिजिबल हैं उनको रजिस्ट्रेशन भी करवाते चलें। ठीक है, सो अवेयरनेस स्प्रेड करना एक था और आउटरीच एक्टिविटी की तरह लोगों तक पहुंचना। कब तक चलेगी ये यात्रा, 25 जनवरी 2024 तक का इसका टारगेट रखा गया है कि तब तक करीब 2.6 लाख ग्राम पंचायत और 4000 से भी ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ तक आउटरीच हो सके, वहाँ तक लोगों तक पहुँच के उनको सारी स्कीम्स वगैरह के बारे में बता दिया जा सके, उनको एनरोल कर लिया जा सके। गॉट इट। अब अगला जो आप देख रहे हो ये अभी तक का परफॉर्मेंस है, और इसी से आपको समझ में आ जाएगा इस यात्रा में क्या क्या करवाया जा रहा है। एक तो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सारी स्कीम्स के बारे में, फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसमें सिलेंडर वगैरह मिलते हैं ना, उनके इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अच्छा, ये नंबर याद रखने की बिल्कुल कोशिश मत करिए ना, आपको याद करना है बिकॉज ये चेंज होते रहेंगे, है ना। बस ये देख लीजिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का रजिस्ट्रेशन हुआ, आयुष्मान कार्ड इशू किए गए जिसके तहत फिर वो 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस है। माय भारत वॉलंटियर, माय भारत बेसिकली जितने भी युवा लोग हैं वो इसमें रजिस्टर होते हैं ताकि उनकी स्केलिंग, लीडरशिप, अपग्रेडेशन, इन सब की उनकी ट्रेनिंग वगैरह की जाती है। और पीएम स्वनिधि, छोटे छोटे वेंडर्स वगैरह जो होते हैं उनको सॉफ्ट लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने की ये स्कीम है। तो ये सब इसके तहत, किसके तहत, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ऑन स्पॉट सर्विसेज रजिस्ट्रेशन की दी गई और जानकारी दी गई। समझ में आ गई बात। खूंटी झारखंड से इसकी शुरुआत की गई थी। अगली न्यूज़ देखते हैं, इंपॉर्टेंट है जी, ज़्यादा जो पढ़ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं हाईलाइट करते चलूंगी। इंडियाज़ फर्स्ट एवर, भारत में कोई भी चीज़ पहली बार होगी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाएगी। इंडियाज़ फर्स्ट एवर मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स, मल्टी स्पोर्ट यानी बहुत सारे स्पोर्ट होंगे, बीच गेम्स यानी बीच पे होंगे। कमेंस एट घोघला बीच इन दीव यूनियन टेरिटरी। दीव जो है वहां पे घोघला बीच पे शुरुआत हुई है किसकी, भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स की, और उसमें 1200 से भी ज़्यादा खिलाड़ी, 1200 से भी ज़्यादा प्लेयर्स 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से पार्टिसिपेट करेंगे। थीम क्या रखी गई, बीच है, पानी है, डॉल्फिन थीम रख दो तो डॉल्फिन थीम हो गई। ओपनिंग सेरेमनी जो है वो घोघला बीच पे, दीव में है ये बीच, कहाँ है, दीव में, घोघला बीच दीव में की गई। और जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो INS खुखरी के मेमोरियल पे की जाएगी। ठीक है, तो हमारे पहले, भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स कहाँ से शुरू हुई है, घोघला दीव के साथ इसकी शुरुआत की गई है। अब इसमें टोटल 8 अलग अलग स्पोर्ट्स हैं जो खेले जाएंगे, जिनमें कौन कौन से शामिल हैं, दीव बीच गेम्स हैं, बीच वॉलीबॉल, पेंकैक सिलत, ये एक तरह का फाइट रिलेटेड गेम या कंपटीशन होता है, बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर, सी स्विमिंग, और जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं मलखम, बीच कबड्डी, टग ऑफ वॉर, ये सब शामिल हैं। ठीक है, अलग अलग स्पोर्ट इसमें होने हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं। ये भी पुरस्कार थे,
तो ये आगे आने चाहिए थे भाई, ये अवार्ड है, बता दूं जिन बच्चों को नहीं पता होता है। मैम कौन सी कैटेगरी, अवार्ड है। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनाउंस राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है। ये कौन किसने दिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने ही दिया, लेकिन ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है। किसको दिया जाता है, ये कॉर्पोरेट एंटिटीज हो गई, यानी कि कॉर्पोरेट हाउसेस हो गए, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के, स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड्स हों, एनजीओज हों, ऐसी बॉडीज हों स्टेट या नेशनल लेवल की जो स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देती हैं, प्रमोट करती हैं, डेवलप करती हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और ये जो अवार्डीज हैं इनको अभी अवार्ड दिया नहीं है, सिर्फ अनाउंस हुआ है। इनको अवार्ड मिलेगा 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में। अब कौन विनर्स हैं भाई, 2 कैटेगरी के अंदर विनर अनाउंस किए गए हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट, नए टैलेंट को प्रोत्साहन देने के लिए जैन डीम टू बी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को ये अवार्ड जाएगा। और एनकरेजमेंट ऑफ स्पोर्ट थ्रू CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं वो कोई ना कोई सोशल वर्क करते हैं, अब पैसा उन्होंने हॉस्पिटल में लगा दिया, एजुकेशन में लगा दिया, खेलों में लगा दिया, समझ रहे हैं, तो सोसाइटी के टुवर्ड्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना, उसको CSR कहा जाता है। एक तरह से सोशल वर्क समझ लीजिए। तो उसके लिए ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को ये प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। दोनों पुरस्कार ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगली न्यूज है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अट्रैक्ट्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम 22 नेशंस एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जो कि भारत की ही पहल थी, अभी जो हमने G20 समिट वगैरह किया था उसके दौरान ही हमने इसको अनाउंस किया था। सो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के अंदर टोटल 22 नेशन और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जुड़ चुकी हैं साहब, ये बताया जा रहा है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हमने लॉन्च किया था, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था G20 समिट के दौरान नई दिल्ली में लास्ट ईयर। और बायोफ्यूल होता क्या है, बायो मतलब लाइफ रिलेटेड, और फ्यूल यानी उससे हम ऊर्जा ले रहे हैं। तो कोई भी चीज़ बायोमास, प्लांट, एल्गी मटेरियल, एनिमल वेस्ट, प्लांट एनिमल से रिलेटेड किसी चीज़ से जब फ्यूल बना दिया जाता है उसको बायोफ्यूल कहा जाता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ओके, अब ये जो अलायंस है देख लेते हैं, किसने लीड किया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंडिया ने लीड किया। ठीक है, क्यों, ताकि बायोफ्यूल्स को अडॉप्ट किया जा सके। वेरी नाइस। और इससे क्या होगा, जो भी कंज्यूमर्स हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको साथ में लाया जाएगा अलायंस में, ताकि बायोफ्यूल का मार्केट और बढ़े। इंडिया की अगर हम बात करें तो कुछ डेटा देख लीजिए, वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर हैं हम, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, होंगे, है ना। 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं ऑयल के, 3rd लार्जेस्ट LPG कंज्यूमर हैं, 4th लार्जेस्ट LNG इंपोर्टर हैं, 4th लार्जेस्ट रिफाइनर हैं, 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट भी हैं। तो कुल मिला के बहुत बड़े कंज्यूमर और मार्केट हम होल्ड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC, UN सिक्योरिटी काउंसिल अर्जेस येमेन्स हुतीज, किसके लिए, टू सीज रेड सी, हुती बोलेंगे या हौथी बोलेंगे, है ना, सीज रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन शिपिंग अटैक्स। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अर्ज किया है येमेन में रहने वाले हौतीज से, ये एक कम्युनिटी है, ग्रुप है, कि भाई आप ये जो अटैक कर रहे हो ना रेड सी में या गल्फ ऑफ एडन में, जो भी शिप्स वगैरह जा रही हैं आप उन पे अटैक कर देते हो, तो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। तो ये तो न्यूज़ रही, न्यूज़ तो इतनी सी है। अब हमको देखना है ये हौती क्यों अटैक कर रहे हैं, हमको UNSC के बारे में देखना है, ये बीच में क्यों बोल रही है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सो ईरान अलाइंड हौतीज, ईरान अलाइंड यानी ईरान के साथ मिले हुए हौती जो पूरा ग्रुप है, जो कि येमेन के अधिकतर हिस्से को कंट्रोल करते हैं, वो ड्रोन्स और मिसाइल से 19 नवंबर से लेकर अभी तक करीब 20 शिप्स के ऊपर हमला कर चुके हैं। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज ये पैलेस्टीन्स के साथ में हैं, पैलेस्टीनियंस के साथ में हैं, और उनके साथ जो हो रहा है उसके विरोध में इजराइल से जुड़ा हुआ या इजराइल की तरफ आता हुआ कोई भी शिप होता है उस पर अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो हौतीज कहाँ, येमेन के अंदर अच्छी खासी इनकी आबादी है, और ये ईरान के साथ में मिले हुए हैं। और रेड सी की क्योंकि बात हो रही है, गल्फ ऑफ एडन की क्योंकि बात हो रही है, इनकी आप पोजीशन देख लो, ये रहा येमेन, और ये यहाँ आते हुए किसी भी शिप के ऊपर धावा बोल देते हैं। UNSC क्यों बीच में आ रहा है, क्योंकि उसका काम है बीच में आना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, और ये UN चार्टर यानी यूनाइटेड नेशन के 1945 के चार्टर के हिसाब से एग्जिस्टेंस में, या यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हिसाब से 1945 में एग्जिस्टेंस में आया था UNSC। ये UN के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक है, और इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक आई टोल्ड यू इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। टोटल इसमें कितने मेंबर्स हैं UNSC में, 15 मेंबर होते हैं, 5 है परमानेंट
और 10 है नॉन परमानेंट मेंबर जो हर 2 साल की टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। जल्दी से मुझे ये 5 परमानेंट मेंबर का नाम बता दो। लाइव चैट में थोड़ा आपको हो सकता है टाइम लग जाए, कोशिश कीजिए लिखने का, ठीक है। सो 5 परमानेंट मेंबर्स किसके, UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कौन से हैं? जल्दी खट 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 राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगली न्यूज देखते हैं। 35th पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि कैलिफोर्निया में होगा, उसमें फीचर होंगी हमारी 2 फिल्में, मिसेस एंड सुमो दीदी। ओके, अब 35th पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फेस्टिवल कहाँ होगा? कैलिफोर्निया में होगा। कौन सी 2 फिल्में फीचर होंगी? मिसेस एंड सुमो दीदी। सुमो दीदी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हेतल दवे की लाइफ के ऊपर ये बेस्ड है। और हेतल दवे कौन है? भारत की पहली और ओनली प्रोफेशनल सूमो रेसलर। वो देखे है ना जापान के सूमो, तो भारत की अकेली और पहली सूमो रेसलर, क्या नाम है? हेतल दवे। उनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड है सूमो दीदी, और इसको फीचर किया जाएगा कैलिफोर्निया में होने वाले 35th पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फेस्टिवल के अंदर, ठीक है। ये रही सूमो दीदी की फोटो और ये रही मिसेस की फोटो। चेक PM टू बी चीफ गेस्ट एट वाइब्रेंट गुजरात समिट। तो चेक रिपब्लिक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गुजरात समिट, जो हमारा वाइब्रेंट गुजरात समिट जो होने वाला है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली चीफ गेस्ट के तौर पे मौजूद रहेंगे। अब ये जो हमारा वाइब्रेंट गुजरात समिट है ये कब होगा? 10 से 12 जनवरी होगा। कहाँ होगा? गुजरात से रिलेटेड है, गांधीनगर में होगा जी, ठीक है। और इसमें जो चेक रिपब्लिक है वो हमारा पार्टनर कंट्री भी है। ये 10th एडिशन है वाइब्रेंट गुजरात समिट का, और इसके अंदर हमारा पार्टनर कंट्री कौन है? चेक रिपब्लिक है। अब ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हमारे एक नेशनल को चेक रिपब्लिक ने बंदी बना लिया था US के कहने पे। तो अब ये बात आ रही है कि ठीक है, देखते हैं ये साहब आएंगे हमारे देश या नहीं आएंगे, फिर उनसे बातचीत करेंगे उनको छोड़े जाने की, एटसेट्रा। ये जो ग्लोबल इवेंट होता है वाइब्रेंट गुजरात समिट, इसमें करीब इस बार 30 कंट्री से भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। थीम क्या है? इंपॉर्टेंट देख लीजिए, गेटवे टू द फ्यूचर, गेटवे टू द फ्यूचर। सो वाइब्रेंट गुजरात समिट गांधीनगर के अंदर होगा। चेक रिपब्लिक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोस्ट प्रॉब्ली चीफ गेस्ट बनेंगे, और गेटवे टू द फ्यूचर इसकी है थीम। और इसके साथ अब हम शॉर्ट न्यूज़ कैटेगरी पे आ जाते हैं। अब बस शॉर्ट न्यूज़ करेंगे, उसके बाद सारे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लेंगे। चलिए शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। REC लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाथ मिलाया है। क्यों? ताकि जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर फंडिंग दे सके। काम करेंगे ये दोनों फंडिंग और फाइनेंस देने का काम करेंगे इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। नेशनल यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल, नेशनल यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूथ डे। कब आता है? 12 जनवरी को। कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये नेशनल यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल? नासिक के अंदर किया जाएगा। अगली न्यूज, IIT दिल्ली की टीम ने भारत का पहला फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन लैंड स्लाइड रिस्क मैप बनाया है। उसका नाम है इंडियन लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप। कहाँ पे लैंडस्लाइड होने के, भूस्खलन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, वो सब इस मैप से अच्छे से पता लग जाएगा। IIT दिल्ली की टीम ने इसको बनाया है। नेक्स्ट, 6th नाबार्ड क्राफ्ट्स मेला। नाबार्ड का क्राफ्ट मेला होता है और उसका 6th एडिशन कहाँ शुरू हुआ? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ। नेक्स्ट न्यूज, एक बैंड जिसमें 45 गर्ल्स नॉर्थ ईस्ट से पहली बार, आज तक पहली बार NCC रिपब्लिक डे कैंप जो होगा उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, ओके कर रही हैं रादर। तो नॉर्थ ईस्ट का भी पार्टिसिपेशन मेन स्ट्रीम चीज़ों में दिखने लग गया है, इसलिए ये न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि NCC के रिपब्लिक डे कैंप के अंदर नॉर्थ ईस्ट की कितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया? पहली बार, अ बैंड ऑफ 45 गर्ल्स। देन वेस्टर्न रेलवेज विल बी सेलिब्रेटिंग 125 ईयर्स ऑफ वेस्टर्न रेलवेज अपने हेडक्वार्टर में चर्च गेट के अंदर, ठीक है। तो 125 साल हो जाएंगे वेस्टर्न रेलवेज को। और इसके साथ हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की वो हो जाती है ख़त्म। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम सेशन थोड़ा सा छोटा रखिए। मैं ये बोलूँगी कि 5 मिनट एक्स्ट्रा देने से अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर कर पाते हैं तो कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए वो 5 मिनट आप कहीं और सेव कर लीजिएगा। और फिर भी अगर आपका कोई सेशन मिस हो रहा है, आगे आपको कहीं और जाना है, तो आप छोड़ दीजिए, बाद में आप टाइम निकाल करके पढ़ सकते हो। चलिए रिवीजन क्वेश्चन की ओर, जो भी कुछ हमने न्यूज़ पढ़ी है उसको रिवाइज कर लेते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक ये कोर्स वगैरह चेकआउट नहीं किया है, परचम ऐप पे अवेलेबल है। अगर आपको पढ़ना है पूरा जनरल अवेयरनेस, सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके, तो चेकआउट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, Where will the All India Conference of Director Generals and Inspector General of Police 2023 be held? लिखते जाइए लाइव चैट के अंदर। महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? PM मोदी भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ होगा जी? जयपुर में होगा। शाबाश, ओके। अगला सवाल देखते हैं।
Who recently assumed the position of Flag Officer Commanding in Chief of Western Naval Command? हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद को किसने ग्रहण किया है? कौन है? किसी सिंगर के नाम पे उनका नाम मैंने याद करवाया था, बिल्कुल, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह जी, राइट। और राजेश पेंढारकर जी जो हैं वो ईस्टर्न कमांड के हैं, और श्रीनिवास जी जो हैं वो सदर्न कमांड के हैं। चलिए आगे चलते हैं। Where did India's first ever multi-sport beach games commence recently? हाल ही में भारत का पहला बहु खेल समुद्र तट खेल कहाँ शुरू हुआ? हिंदी कन्वर्जन थोड़ा गड़बड़ है। इंडियाज फर्स्ट एवर मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स कहाँ शुरू हुए, कमेंस हुए? कौन से बीच पे हुए जी बताइए? दीव के घोघला बीच के ऊपर इसकी हुई है शुरुआत। वेरी नाइस। आगे चलते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, घोघला बीच कहाँ है? दीव के अंदर है, पूछा जा सकता है। Which state government is conducting the गुणोत्सव 2024 program to assess 40 lakh students in government schools? यानी कि कौन सी राज्य सरकार है जो सरकारी स्कूलों में 40 लाख छात्रों के आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2024 कार्यक्रम आयोजित कर रही है? कौन सी है? कौन सी इन सब में से? असम इज द राइट आंसर। ओके, तो ये आज के हो गए। अब पिछले कुछ दिनों के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो भी आपको याद रहने चाहिए, रिविजन होता रहेगा। Which of the following days is observed on 1st January? 1 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? 1st ऑफ जनवरी को। देखो, BSF डे आता है क्या? ये तो 1 दिसंबर को आता है। DRDO डे आता है? हाँ आता है। ये 1 जनवरी को आता है। मैं चाह रही थी अभी आंसर नहीं बताऊं। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेवी डे कब आता है भाई? बिल्कुल 4 दिसंबर को। आर्मी डे कब आता है? बिल्कुल जी 15 जनवरी को। हो गया रिविजन। चलो आगे। Which union territory became the first to implement PM विश्वकर्मा योजना? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, PM विश्वकर्मा योजना इंप्लीमेंट करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, पहली यूनियन टेरिटरी कौन बनी? कौन बनी? कौन बनी? जम्मू एंड कश्मीर बनी। वेरी गुड। हाउ मेनी कंट्रीज ज्वाइंड ब्रिक्स इन 2024 एज अ न्यू मेंबर? ये कल पढ़ा था। यहाँ भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैम अर्जेंटीना ने भी ज्वाइन किया। नहीं किया है भैया, नहीं किया। अर्जेंटीना ने पहले अपनी इच्छा जाहिर की थी पर बैक ऑफ कर गया, उसको नहीं ज्वाइन करना है। तो कितने देश हैं जिन्होंने 2024 में फुल मेंबरशिप अज्यूम की है ब्रिक्स की? कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? ईरान, 2 सी यू। सो ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया एंड UAE, ये 5 देश हैं और 5 पहले थे, अब टोटल 10 हो जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इनॉग्रल FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप विल बी ऑर्गेनाइज। इस पहला FIH हॉकी 5S विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? बताइए, जल्दी से बताइए। 2 दिन पहले आई थिंक हमने पढ़ा था, मस्कट ओमान के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाना है। और ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या क्वेश्चन है? द 850 मेगावाट रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी? यानी 850 मेगावाट का रतले जल विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। न्यूज़ कितनी भी बड़ी हो, समझ में आ गई क्या? कंटेंट मेरी जिम्मेदारी है, समझाना मेरी जिम्मेदारी, समझना आपकी जिम्मेदारी है, प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपना काम, टीम अपना काम अच्छे से करेगी, आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करिए। ऑन दिस नोट चलते हैं आज। वेरी गुड विशेस फॉर द डे। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एंजॉय कीजिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ अंटिल वी मीट नेक्स्ट। बाय बाय।